नोटबंदी एक बार फिर लौट सकती है। जी हां, ठीक सुना आपने। हो सकता है कि जल्द ही नोटबंदी पार्ट 2 देखने को मिले और इस बार निशाने पर होगी बेनामी संपत्ति। काले धन पर सरकार फिर वार कर सकती है और इस बार तैयारी भी पूरी होगी। इसके कुछ संकेत इस बजट में भी देखने को मिल गए थे। तो कब आ सकता है नोटबंदी पार्ट 2? इसके लिए सरकार ने आखिर क्या तैयारियां शुरू कर दी और किस पर गिर सकती है नोटबंदी पार्ट 2 की गाज? इसी पर आज हम कर रहे हैं खास चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इनकम टैक्स कमिश्नर जयंत मिश्रा, टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली और हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो लक्ष्मण, शुरुआत में आपसे ही करता हूं कि नोटबंदी एक तो हम देख चुके हैं, अब ये नोटबंदी पार्ट 2 में क्या होने जा रहा है? इस नोटबंदी पार्ट 2 जो हम कह रहे हैं, उसमें नोटबंदी दरअसल कुछ नहीं होगी। ये दरअसल नॉन कैश एलिमेंट जो है, जहां पे नगद नहीं है लेकिन दूसरे तरीके से जहां पे काले धन छुपा के रखे गए हैं दूसरे तरीकों से, उन पर सरकार जोर लगाएगी। मिसाल के तौर पर जो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, फ्लैट है, इन सारी संपत्ति पर दूसरा पहलू है वो है गोल्ड की ज्वेलरी हो, सोने के सिक्के हो, सोने की ईंट हो। दूसरा तरीका ये है जहां पे काले धन बहुत बड़ी संख्या में छुपा हुआ है। तीसरा जो जरिया है वो है शेल कंपनियों के जरिए काले धन का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इन तीन पहलुओं पर सरकार चोट करने वाली है और इसकी तैयारी अभी से शुरू भी हो गई है। बहुत हद तक संभावना है कि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद सरकार इस पर काफी ज्यादा आक्रामक तरीके से काम करे और इसके लिए जो जरूरी प्रावधान होते हैं, इनकम टैक्स अधिकारियों को जो जरूरी शक्ति अधिकार देने की बात होती है, इसकी तरफ सरकार ने कदम भी बढ़ा लिया है। और आपने बजट में देखा भी होगा कि एक प्रोविजन ऐसा डाला गया जिसमें कहा गया कि बहुत ज्यादा मंजूरी के बगैर, बहुत ज्यादा पूछताछ के बगैर आपके घर में सर्च एंड सर्वे किए जा सकते हैं, कुछ जरूरी कागजात जब्त किए जा सकते हैं, कुछ संपत्ति जब्त की जा सकती है और इसके लिए जो अभी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में काफी ज्यादा ढील दी गई है। तो माना जा रहा है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद नोटबंदी पार्ट 2 नोटबंदी के तौर पर नहीं, दूसरे तौर पर लौट सकती है। जी शरद कोहली साहब, तो ये बातचीत तो उसी वक्त तो शुरू हो गई थी, सुगबुगाहट जब हमने सुना था कि नोटबंदी के बाद एक ऐसा सरकार करेगी जहां पर बेनामी जो संपत्तियां होती, खासतौर पर जैसा लक्ष्मण बता रहे हैं, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, इन पर छापेमारी हो सकती है, इन पर शिकंजा कसा जा सकता है। लेकिन जो सेक्शन 132 की वो बात कर रहे हैं, जो बजट में प्रस्ताव आया IT एक्ट को और मजबूत करने के लिए, जहां बहुत ज्यादा नियम कानून नहीं चलेंगे, बहुत ज्यादा जिसे कहें कि कारण बताने की जरूरत नहीं होगी, सीधा सर्च होगा, सीजर होगा, इसको कितना कनेक्ट कर सकते हैं हम? जी हाँ, बिल्कुल विपिन। देखिए, जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट था बड़ा पुराना फाइलों में पड़ा हुआ था, उसको रीअपील किया गया। रीअपील करने का उसके पीछे लक्ष्य केवल यही था कि इस एक्ट को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाए, जिससे कि इससे कार्रवाई की जा सके, ना कि ये खाली फाइलों में रहे। तो इस एक्ट का सेक्शन 3 का अमेंडमेंट किया गया, पूरा रीअपील किया गया। उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आज की डेट में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम संपत्ति खरीदता है जो कि उसकी स्वयं की नहीं है, एक अनजान व्यक्ति के नाम खरीदता है, तो वो संपत्ति पूरी की पूरी जब्त की जा सकती है और उसको 7 साल तक की रिगरस इंप्रिजनमेंट भी विपिन की जा सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब सरकार को सर्च और सर्वे करने की जो पावर्स हैं, सेक्शन 132 को अमेंड किया गया, उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर पे अगर इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं तो आप उनसे ये ज्यादा पूछताछ पहले भी नहीं कर सकते थे, पर अब आप उनकी पावर्स को और सशक्त कर दिया गया है, जिससे कि वो बड़ी आसानी से कोई भी कागजात, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकते हैं। आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। जो एसएससीज के लिए एस्केप रूट्स थे उसको अब बंद कर दिया गया है। दूसरा, आपने विपिन बात करी गोल्ड की। गोल्ड, क्योंकि ये देखा गया कि नोटबंदी के दौरान लोगों ने अपने लॉकर्स को में बार बार चक्कर मारे, कई बार लॉकर्स खोले गए। ऐसा अनुमान लगाया गया कि पहले 2 दिनों में ही 3000 बार लॉकर ऑपरेट हो गए अलग अलग जगह पर। तो इससे यह पता लगा कि लोगों को लॉकरों से क्या संबंध था नोटबंदी का। क्या वहां पर कैश रखा हुआ था या वहां पर गोल्ड बहुत रखा था, जिसको लेके हड़कंप मच गया लोगों में। तो उन गोल्ड पर, वो गोल्ड जो लॉकरों में रखे हुए हैं, उस गोल्ड पर भी गाज गिरने की पूरी उम्मीद है। अभी मैं आगे बताऊंगा, मैं हम जयंत जी से सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि और किन किन मुद्दों पर सरकार हमला कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जयंत जी का बात सुन लेना बहुत जरूरी। जयंत साहब, अब आप ही हमें बताएंगे, मुझे नहीं पता आप कितना खुलकर यहाँ बात कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके विभाग में आप किस तरह की तैयारी है? देखिए, तैयारी तो बहुत तरह की है और विभाग लगातार कार्रवाई करता ही रहा है
और जो ये धारा 132 को सशक्त करने की बात है, तो इसमें कुछ प्रावधान ऐसे थे जिसका कि लाभ जो है वो जो कर अपवंचक थे वो लाभ उसका ले लेते थे, तो उस दिशा में थोड़ा सा उसको सख्त किया गया है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक को, जनता को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा है, प्रधानमंत्री महोदय ने भी लगातार इस पर जोर दिया है कि जो ईमानदार करदाता हैं उनका पूरा सम्मान हो, लेकिन जो ईमानदार नहीं है, जो टैक्स अपवंचना या टैक्स चोरी जिसे कहते हैं उसमें संलिप्त है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसके तहत विभाग सख्त कार्रवाई करेगा और इसमें हम ये चाहेंगे कि जो लोग खुद सामने आकर टैक्स दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में दें, एवं अन्य जो विभाग के जो उनका रेगुलर जो एडवांस टैक्स है उसमें दें। और साथ ही साथ ये है कि विभाग एक इस अपने जो सारी कार्रवाई है इसमें ये सिस्टम्स का जो है एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा है। और जो नहीं, तो जैन साहब मुझे ये बताइए कि सेक्शन 132 में जो बदलाव होंगे उसके बाद आपकी ताकत कितनी बढ़ेगी? देखिए, इसमें सीधा ये कहा जा रहा है कि अब आपको उतने स्पष्टीकरण, उतने कारण देने की जरूरत नहीं है, अब आप अपनी कार्रवाई को बहुत प्रभावी तरीके से कर पाएंगे, तो ये एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। देखिए, ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपने कोई विभाग को ऐसी ताकत दे दी गई है जिससे जनता को कोई डरने की आवश्यकता हो। जो भी कार्रवाई होगी विभाग की वो सारी कानून के दायरे में ही होगी और इस तरह की ऐसी कोई ताकत नहीं दे दी गई जिससे जनता को कोई डरने की आवश्यकता हो। ये ठीक है, चलिए जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि डर वाली बात नहीं है, लेकिन जो लोग पहले फायदा उठा लेते थे सिस्टम का, तैयारी के बारे में, जी, जो लोग पहले सिस्टम का फायदा उठा लेते थे, अब उन पे तो शिकंजा कसेगा इस अमेंडमेंट के बाद, ये तो मानेंगे? जी हाँ, वो अपीलेट अथॉरिटीज के सामने वो इसका क्या रीजन थे, इसका जो किन कारणों से ये कार्रवाई की गई, इसको नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन नोट होता है उसमें इस बात का भी जिक्र होता है कि सूचना कहां से मिली, किसके द्वारा मिली, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इन्फॉर्मेंट की लीक होती है, उस पे कई अपीलेट अथॉरिटीज उस पे सवाल उठाने लगे थे, तो उसको रोक दिया गया है। बाकी जो हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो कोई भी फाइल को देख सकते हैं, तो वो तो उनकी पावर रहेगी। तो ऐसा मत समझिए कि विभाग को कोई बहुत ज्यादा ऐसी शक्तियां, ड्रैकोनियन पावर्स कोई दे दी गई हैं जिससे कोई जनता को उत्पीड़न होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जयंत मिश्रा साहब ये जी समझ गया। मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि कमिश्नर, एक प्रिंसिपल कमिश्नर, जी देखिए, एक प्रिंसिपल कमिश्नर स्तर का अधिकारी जो है वारंट साइन करता है और डीजी जो है डायरेक्टर जनरल उसका अप्रूवल देते हैं, तो बहुत ही उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई होती है। उन्हीं केसेस में कार्रवाई होती है जहां पे कि पूरी जानकारी हो। और मैं आपको बता रहा था, जहां तैयारी की बात आप कर रहे थे, कि जो डिपार्टमेंट जो है एनालिटिक्स को भी बड़े भारी मात्रा में यूज कर रहा है। एक प्रोजेक्ट इनसाइट विभाग ला रहा है जिसका कि पहला फेज मई 2017 में, अभी 2 महीने के अंदर ही वो रोल आउट हो जाएगा। उसका वो सबसे बड़ा डाटाबेस होगा जो कि पूरे भारत में, और इसके द्वारा जो कंप्लायंसेस हैं उसकी जांच की जाएगी कि किसने क्या कंप्लायंसेस की, कैसा क्या किया, और इस प्रकार जो आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं उनको वो बहुत अच्छे से ये मदद करेगा उसकी जांच करने में। और वो सेंटर हमारा जो गाजियाबाद में, वैशाली में हमारा जो केंद्र है, तो आप तकनीकी रूप से भी समझ गया, आप तकनीकी रूप से भी पूरे सुदृढ़ होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। शरद जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले लक्ष्मण मैं आपके पास आता हूं। ये बात हम कई बार कर चुके हैं कि आप जिस स्तर पर तैयारी की बात हो रही है उतना बड़ा महकमा है नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, कई पद खाली हैं, लेकिन अब जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करके, जिस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके अब ये जो जैन जी भी बता रहे हैं, क्या वो प्रभावी हो पाएगी कार्रवाई, या अभी भी आपको मैनुअल पावर जिसे कहेंगे या ह्यूमन इंटरवेंशन उसकी आवश्यकता होगी? मुझे लगता है कि ह्यूमन पावर की जरूरत तो पड़ेगी यहाँ पर। ऐसा नहीं कि सब कुछ तकनीक की बदौलत आप कर लेंगे, लेकिन यह है कि शुरुआती में जो फाइलों की छटनी करने की बात होती थी, किन किन लोगों की जांच की जाए, किन के अकाउंट की जांच की जाए, इसके लिए जो लोग पहले इस पर माथापच्ची करते थे इनकम टैक्स के कर्मचारी अधिकारी, वो फिलहाल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है, खुद वो छांट करके बता देता है कहां पे इनकम टैक्स का रिटर्न और डिपॉजिट रकम में मिसमैच दिख रहा है, कहां पे दूसरे जानकारी और सर जो हकीकत है उसमें मिसमैच दिख रहा है। और इसी बदौलत हम
हमने देखा कि शुरू के दिनों में नोटबंदी के दौरान 18 लाख ऐसे खाते पाए गए जहां पे मिसमैच दिखा। फिर वहां भी सारा कुछ ऑनलाइन जानकारी ली गई, ऑनलाइन सवाल जवाब किया गया, लेकिन इसके बावजूद करीब 6 से 7 लाख लोग ऐसे थे जिनसे लगातार व्यक्तिगत संपर्क करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये संख्या वाकई काफी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन ऑनलाइन का फायदा होगा। हालांकि यहाँ पे जो मैन पावर की कमी है पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मुझे लगता है कि सरकार की इन पूरी कोशिशों पर कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने दिखेगा। राइट, तो चलिए अब ये इतना बड़ा जो टास्क है वो कैसे निपटाया जाएगा, इस पर और बातचीत होगी। मैं कुछ जी, मैं 1 मिनट जैन साहब आपके पास भी आऊंगा, यहाँ मुझे ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के बाद जो शरद कोहली साहब ने कहा कि सिर्फ बेनामी संपत्ति यानी घर, मकान और सोना नहीं, और भी बातें होंगी जहां पर गाज गिर सकती है, तो वो कौन सी चीजें होंगी, इस पर शरद जी से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो नोटबंदी पार्ट 2 एक बार फिर देखने को मिल सकता है, और इस बार निशाने पर नोट नहीं या पुराने नोट नहीं, बल्कि हो सकते हैं घर, मकान और सोना। तो यहां पर शरद कोहली साहब हमसे ब्रेक से पहले भी बातचीत करने में कह रहे थे कि और भी बहुत सारी चीजें होंगी, पूरा पैनल हमारे पास बना हुआ, लेकिन पहले शरद जी के पास। शरद जी, और क्या क्या चीजें होंगी निशाने पर सरकार के? अभी विपिन, सरकार की जो पोटली है ना, उसमें बड़ा मसाला पड़ा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पहले अभी शेल कंपनीज की बात करी, लक्ष्मण ने भी जिक्र किया, आपके ग्राफिक्स में भी मैंने देखा। देखिए, करीब 7 लाख कंपनीज ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि शेल कंपनीज हैं, जो खाली बना के और पेपर्स में पड़ी हैं, जिनमें एक आध ट्रांजैक्शन होता है, कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कहीं लोन दे दिया जाता है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं होता। तो इन कंपनियों को सरकार बंद करने की मुहिम चलाने जा रही है कि उसको पता लगे कि किस तरीके से इन कंपनियों को कानूनी प्रावधान, एमसीए के प्रावधानों में रहते हुए इसको बंद कर दिया जाए। दूसरा, विपिन, देखने में आया था, आपके चैनल पे भी ये बात हुई थी कि बहुत सारे खातों में बहुत लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस डीमोनेटाइजेशन के दौरान हुए थे, जिसमें एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी से किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में। तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो विपिन होते हैं, उनके हर एक के पीछे कहानी होती है। तो उस कहानी को खोलने की कोशिश की जाएगी कि क्या कारण था कि इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए। उसके अलावा विपिन जो किया गया वो ये कि अभी आपने बात नोटों की करी, तो ऐसा हम नहीं मान सकते कि अब नोटों को नोटबंदी से एक तरफ रख दिया जाएगा। देखिए, 13 तारीख को विड्रॉल लिमिट जो है वो बाहर हो रही है, खत्म की जा रही है। जो बैंक से पैसा निकालने की लिमिट थी वो खत्म हो जाएगी, अभी तक 50,000 की है। तो ऐसा ना हो 13 तारीख को होली भी है, ये ना हो कि 13 तारीख को होली में 2 रंग बैन कर दिए जाए, गुलाबी और एक सलेटी रंग, दोनों बैन कर दिए जाए कि लोगों ने धड़ाधड़ पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो जो भी व्यक्ति 13 तारीख के बाद बड़े पैसे अपने बैंक से निकालेगा, उससे ये कारण पूछा जा सकता है कि साहब आप बताइए कि अचानक आपको क्यों इंतजार था इस विड्रॉल लिमिट के हटने का, जो आपने पैसा आप निकालना शुरू कर दिया, आप किस चीज की इंतजार कर रहे थे? ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो आपको कैश में करना है? देखिए, 3 लाख की ऑलरेडी लिमिट लगाई जा चुकी है, इसके अलावा ये पर ट्रांजैक्शन लिमिट है। हो सकता है विपिन, सरकार एक स्पेंडिंग लिमिट भी, साल में आप इतना कैश यूज कर सकते हैं, हो सकता है कि ऐसी लिमिट भी आ सकती है, ये भी एक गाज गिर सकती है कि साल में आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से ज्यादा कैश खर्च कर ही नहीं सकते हैं। उसके अलावा विड्रॉल लिमिट पे चार्जेस, विड्रॉल लिमिट पे टैक्स की बातें हम सुनते ही आ रहे हैं, पहले से ही सुनते आ रहे हैं। इसके अलावा विपिन, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि डिमोनेटाइजेशन के दौरान जो वैट की कलेक्शन थी वो बहुत बढ़ चढ़ गई थी। सडनली वैट की कलेक्शन सारे राज्यों में बढ़ गई थी। इसके कारण क्या था कि लोगों ने अपनी सेल बुक करनी शुरू कर दी थी। तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि आयकर की दृष्टि से ये क्यों सेल की ट्रांजैक्शन अचानक बढ़ गई थी। लोगों ने पड़ा हुआ कैश अपनी सेल बुक करके उस पर वैट जमा कर दिया था, बिल्कुल, उनके ऊपर भी इंक्वायरी की जा सकती है। ये कुछ चंद मुद्दे हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि सरकार कुछ जोर पकड़ सकती है, बिल्कुल, तेजी पकड़ सकती है और आक्रामक रूप धारण कर सकती है, चौतरफा हमला हो सकता है। जैन साहब, जितनी बातें यहां पर शरद कोहली साहब ने उठाई, उनको लेकर आपकी क्या तैयारी? क्या इन सभी मुद्दों पर आप शिकंजा कसने के लिए तैयार हैं, इन सभी मोर्चों पर? निश्चित रूप से तमाम इन्होंने मामले उठाए हैं, बताए हैं, ये भी हैं, इसके अलावा और भी दूसरे जहां पे, ये तो देखिए वो है बातें कि जहां पे कि शक है, तो सिर्फ शक के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि इसने गड़बड़ किया ही है, लेकिन हाँ, यहाँ पे जांच जरूर होगी जितने ज्यादा से ज्यादा केसेस में हो सके। और इसके लिए जैसा कि अभी जिक्र आया था कि आयकर विभाग में तमाम रिक्तियां हैं, तो जो हमारी कुल जो कैडर स्ट्रेंथ है उसके करीब 40% पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, और विशेष तौर पे उच्च पदों पे जैसे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, उस तरह के उच्च पदों पे काफी ज्यादा रिक्तियां हैं।
तो इनको भरा जाना बहुत जरूरी है। सरकार, हम लोग लगातार सरकार से कह रहे हैं, सरकार भी प्रयासरत है। हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी ही ये पद भर लिए जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे कर्मचारी स्तर पे इंस्पेक्टर हैं, टैक्स असिस्टेंट है, उस स्तर पे भी तमाम जो पद खाली हैं उनको भी भरे जाने की जरूरत है। और मुझे तो लगता है कि जितना ज्यादा काम आने वाला है आगे, इसमें बहुत से नए, खासतौर पे इंस्पेक्टर स्तर के या टैक्स असिस्टेंट स्तर के तमाम पोस्ट नए बढ़ाने भी पड़ेंगे। और जहां तक मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि जो सिस्टम्स को, एनालिटिक्स को कंप्यूटर के द्वारा हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। और इसी मैंने आपको एक बताया था कि हमारा प्रोजेक्ट इनसाइट है, वो शुरू हो जाएगा। तो उससे जो अभी जो आप देख रहे हैं कि जो हमें अपने सिस्टम्स डायरेक्टरेट से जो मदद मिल रही है, वो कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ एनालिसिस करेगा और डायरेक्टली वहां से ईमेल्स जाएंगी, एसएमएस जाएंगे, फोन कॉल जाएंगे, जो करदाता है उनको हेल्प करेंगे कि क्योंकि जिन्होंने नहीं जवाब दिए, नहीं बताया, उसमें तो बहुत से ईमानदार करदाता भी हैं, तो उनको मदद की जाएगी। और जो पता चलेगा कि जवाब नहीं देते, जानबूझ के जो है टालते हैं या गलत जवाब देते हैं, तो उस तरह के केसेस को हमारा जो सिस्टम्स है, ये डायरेक्टरेट, ये अपने एनालिटिक्स के द्वारा आइडेंटिफाई करेगा और उनको जो हमारे अधिकारी हैं उनको सौंपा जाएगा कि वो आगे और उसमें। चलिए, तो आप एक तरफ ये आश्वासन तो दे रहे हैं कि जांच है ना वो बड़ी, इसमें पैनापन आ जाएगा, ईमानदार करदाताओं को कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ में संकेत दे भी रहे हैं कि जांच में पैनापन आएगा और नजर आपकी हर जगह, यानी नोटबंदी पार्ट 2 या तो शुरू हो चुका, हम यही कह दें, या और इसमें जो तेजी आएगी वो देखने काबिल होगी। चलिए, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना, और शरद कोहली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, तुरंत लौटते हैं चर्चा। देखिए, पैनापन का मेरा मतलब है कि बात हो रही है कि जल्दी नोटबंदी पार्ट 2 भी देखने को मिल सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग को नई ताकत भी देने की तैयारी है, दे भी दी गई है, और आगे हम देखेंगे कि बेनामी संपत्तियों पे बड़ी गाज गिरेगी। लक्ष्मी, मुझे बताइए फटाफट, क्योंकि हम अपने अंतिम चरण में हैं। 200 प्रॉपर्टियों की जब्ती की खबर हमने सुनी, शेल कंपनियों की आपने बातचीत की, एक प्रॉपर्टी इंडेक्स बनाने की भी बातचीत है, तो कहां तक आगे बढ़ी है ये बात? मुझे लगता है नोटबंदी पार्ट 2 पर काम शुरू भी हो चुका है और इस तरफ कई सारी कार्रवाई भी तेज हो चुकी है। मिसाल के तौर पर बेनामी संपत्ति की बात करें तो वहां पे कई सारी बेनामी संपत्ति को जब्त की जा चुकी है, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा चुकी है और बेनामी एक्ट में जो बदलाव किया गया है उसके हिसाब से कुछ संस्थागत ढांचे बनाए जाने थे, अब उसे बनाए जाने की तैयारी चल रही है। यहां तक कि प्रॉपर्टी इंडेक्स कार्ड की एक प्रस्ताव है जिसमें सारी प्रॉपर्टी की जानकारी एक साथ एक कार्ड पर रखी जाएगी। इसी तरह शेल कंपनियों को लेकर के एक कोर ग्रुप बनाया गया है, वो कोर ग्रुप इस बात की जांच कर रहा है किस तरह की शेल कंपनियां हैं जो काले धन को सफेद करने का धंधा कर रही हैं। तो एक तरह से सरकार की पूरी कोशिश जो है जो नोटबंदी पार्ट 2 की तरफ है वो शुरू हो चुकी है और इसमें आप और तेजी आने वाले दिनों में देख सकते हैं जो राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद। शरद कोहली साहब, ये नोटबंदी या जिसे हम एक नोशनल कह रहे हैं नोटबंदी, ये वैसी तो नहीं होगी जैसे हमने देखा कि एक टाइम फ्रेम में अभी जो नोटबंदी हुई थी, लेकिन इसकी मार काले धन पर उससे भी घातक होगी। जी हाँ, काले धन पे बिल्कुल घातक होगी, पर मैं इसी से संबंधित विपिन जयंत जी से बड़ी जल्दी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो अगर हम 10 के स्केल पे रखें तो क्योंकि इसका सारा दारोमदार जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर आता है, आयकर विभाग पे आता है, चाहे वो बैंक में पैसा जमा किया हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे बेनामी ट्रांजैक्शन हो। तो आयकर विभाग, अगर हम 1 से 10 के स्केल पे बात करें तो कितना डेटा एनालिटिक्स, मतलब जो हम मैकेनाइज्ड ऑटोमेटेड सिस्टम पे हम डिपेंड कर सकते हैं और कितना उसमें ह्यूमन एलिमेंट होगा, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट आते ही स्पष्टतः बहुत सारे और मुद्दे सामने खड़े हो जाते हैं जिनका मैं डायरेक्टली ऐसे जिक्र नहीं करना चाहूंगा। तो हमें जयंत जी ये बताएं कि कितना उसमें ऑटोमेटेड रोल रहेगा और कितना ह्यूमन एलिमेंट अफसरान का रोल रहेगा। जी जयंत साहब, समय कम है तो क्विकली। हाँ जी, तो देखिए आप 0 से 10 के स्केल पर चाह रहे हैं। आज से कई साल पहले तो इसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन था वो 10 था और मशीन इंटरवेंशन या सिस्टम्स तो 0 था। धीरे धीरे जो है आयकर विभाग ने इसको काफी कुछ सिस्टमेटाइज कर लिया है। आप देख रहे हैं जो अपने रिटर्न भरे जाते हैं और जो टैक्स पेमेंट है, रिफंड्स हैं, वो इतना स्मूथ हो गया है। तो इसको वाकई लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि इतना ज्यादा ऑटोमेशन और इतना ज्यादा सिस्टम से काम हो रहा है। जहां तक अब जांच की प्रक्रिया, तो मैंने आपको जिक्र किया था ये प्रोजेक्ट इनसाइट है, मई 2017 में हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, जिससे जो हमारा जो कंप्यूटर के द्वारा, सिस्टम्स के द्वारा जो एनालिसिस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस विषय में मैंने जो पैनापन की बात कही थी, वो पैनापन ये नहीं कि किसी को चुभेगा वो समझ गए जन साहब, लेकिन अगर आप 1 से 10 के स्केल पर बता दें तो और सही जगह पे पहुंचे। जी, लेकिन
आप नापेंगे कैसे? जो कोहली साहब ने पूछा वो सवाल। अब देखिए, ये हम लोग का काम नहीं है। हम तो आज की तारीख में जो भी बेस्ट है, ह्यूमन भी हम 10 आउट ऑफ 10 करेंगे और मशीन का भी 10 आउट ऑफ 10। चलिए, तो कुल मेरा क्योंकि वो करेंगे, समय समाप्त हो रहा है, धीरे इसको बढ़ाते जा रहे हैं जी। तो मेरा समय समाप्त हो रहा है जैन साहब, मैं समझ रहा हूं क्योंकि आप क्या कहना चाह रहे हैं वो बात भी, लेकिन इतना तो हम सब तय माने कि अभी हमने नोटबंदी का एक तरीके से फर्स्ट फेज देखा है, लेकिन जहां तक काले धन की बात है तो उसके पीछे सरकार लग चुकी है। फेज 2 जिसे हम कह रहे हैं कमिंग सून, नोटबंदी पार्ट 2, उसमें बड़ी गाज गिरेगी बेनामी संपत्तियों पर, जिसमें सोने से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर शैल कंपनियों से लेकर उल्टे पुल्टे ट्रांजैक्शन से लेकर हर वो ऐसी चीज जिस पर संदेह जाता है उस पर नजर होगी सरकार की। और जो ऐसे टैक्स पेयर है जो आज तक टैक्स चोरी करके काला धन जमा कर रहे थे, उनके लिए खतरे की घंटी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।